स्क्रीन पे जो ये चेहरे देख रहे हैं, दरअसल ये वो चेहरे हैं जिन्होंने नक्सल हिंसा में अपनों को खो दिया है। किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पिता को, तो किसी ने अपने पति को खो दिया है। अब ये सरकार द्वारा लागू की गई पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर सालों से काट रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर और आप देख रहे हैं बस्तर जंक्शन। बस्तर में नक्सल हिंसा में हजारों लोगों ने अपनों को खो दिया है और अब वो लोग सरकार द्वारा तय की गई पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। कुछ 15 सालों से तो कुछ 20 साल से अधिक। तो ऐसे लोग आज बीजापुर कलेक्टर के यहाँ फिर से आए हैं। ये लोग सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने की लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें सरकार की जो पुनर्वास नीति है, जिसके तहत जिस परिवार के सदस्य की मौत नक्सल हिंसा में होती है, उस परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी दी जानी चाहिए। मगर इन लोगों को पिछले 15 सालों से नौकरी नहीं मिली है। किसी के पिता को 2006 में माओवादियों ने मार दिया, किसी के भाई को 2008 में माओवादियों ने पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर नृशंस हत्या कर दी। किसी के परिवार में, एक ही परिवार के भाई और पिता की दो मौतें माओवादियों ने कर डाली। इसमें से कई जो है अनाथ हो चुके हैं। बीजापुर में या अलग अलग इलाकों में ये मजदूरी करके अपनी खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी बहन की पढ़ाई का जिम्मा उठाए हुए हैं और खुद की पढ़ाई छोड़ बहन की पढ़ाई का जिम्मा उठाकर उसे पढ़ा रहे हैं। इस तरह के कई लोग हैं। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं इनके सामने। हमारे साथ सरोजनी जी हैं। सरोजनी जी, ये बताइएगा, आपके साथ क्या हुआ था? पिता की हत्या माओवादियों ने कैसे की थी और उसके बाद आप लगातार पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए घूम रहे हैं, दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। किस तरह का आश्वासन मिलता है अधिकारियों से? क्या अधिकारी ऐसे मामलों में संलिप्तता दिखाते हैं? मेरे पापा को वहाँ रानी बोदली कांड में कैंप को जब उड़ाए थे 2007 में, वहाँ शहीद हो गए थे। उसके बाद पैसा तो मिला 5 लाख, लेकिन वो भी मैं छोटे रहने की वजह से वो पैसा दादा और मेरा जॉइंट खाता में था, तो वो दादा खर्चा कर दिए। उसके बाद फिर मैं नौकरी के लिए बार बार एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन डालती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी मेरे पास पाहुती पड़ा है, ना मेरे पास ज़मीन है ना घर है, और क्या बोलते हैं, ज़मीन घर तो कुछ नहीं है सर। यहाँ वहाँ भटकते हम लोग दिन काट रहे हैं और सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो और कहाँ से वीर जवान, इतने बड़े मेरे पापा शहीद हुए हैं और उसके बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात कही सरोजनी ने। और ऐसे में वीर जवान कहाँ से मिलेंगे जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे? हमको गांव में भी डर है और यहाँ आते हैं तो हमको जीने के लिए सहारा नहीं है, ना घर नहीं है। सरकार किसको घर देता है, क्या देता है, वो तो हमको पता ही नहीं है सर। जिसके पास घर है उन्हीं को घर है, हमारे पास तो घर है ही नहीं सर। सरोजनी के इस आवाज़ को देश के उन सत्तासीनों को सुनना चाहिए जो उस नशे में चूर हैं। विधायक के पास जाते हैं सर तो विधायक भी बोलते हैं जब होगा तब बता देंगे। कलेक्टर ऑफिस में आते हैं तब जब होगा तब बता देंगे। कब होगा और कब तक होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा सरोजनी, घर पे कौन कौन रहते हैं आपके? घर पे तो कोई नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। पापा थे वो भी शहीद हो गए हैं। अच्छा, मम्मी? मम्मी भी नहीं है। भाई बहन? नहीं है सर। समझ सकते हैं सरोजनी, कहना तो नहीं चाहिए मगर अनाथ हो चुकी हैं। अच्छा सरोजनी, कहाँ रहती हैं और किस तरह से अपनी जीविका आप चला रहे हैं? पहले तो मैं गांव में थी सर, मेरे पास कुछ नहीं रहने की वजह से मैं बीजापुर में रूम में रह के अपना जीवन यापन खुली बुलटी करके काट रही हूँ। कितनी तक पढ़ाई किए हैं आप? मैं 12 तक की हूँ सर, ले दे के। अच्छा। जब मैं ओबीसी के वजह से मेरे को ना स्टापन पैसा मिलता था सर, ना हॉस्टल मिलता था, उस वजह से मैं आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अच्छा जी सर। ये बड़ी विडम्बना है। इन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता एसपीओ थे। रानी बोदली कांड आप सभी को पता होगा, जिसमें कई जवानों ने अपनी शहादत दी थी। उसमें एक सरोजनी के पिता भी थे और उसके बाद से सरोजनी लगातार जो है सरकार से मांग कर रही हैं
कि किसी भी तरह इन्हें नौकरी मिल जाए, पुनर्वास नीति का लाभ मिले। अच्छा सरोजनी, हम जानना चाहेंगे कि आप किस उस पे हुआ था, किस सन में हुआ था ये? 2007 में सर, 15 मार्च को। 2007, 14 साल बीत गए हैं। जी सर। 14 सालों में आप कितने दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं, कितने अधिकारियों से आप मिल चुके मैं हैं? एसपी ऑफिस में भी गई हूँ सर, विधायक के पास गई हूँ सर, और कलेक्टर ऑफिस में भी आई हूँ सर। अच्छा, कितनी बार आप मिल चुके हैं? मैं 2 बार आवेदन दी कलेक्टर ऑफिस। अधिकारियों से कितनी बार आप लोगों की मुलाकात हुई, विधायकों से कितनी बार मुलाकात हुई? मैं क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में तो 2 बार मिली हूँ सर, जी। और एसपी ऑफिस में आवेदन दी हूँ, बट नहीं मिली है। गंभीरता दिखाते हैं अधिकारी? गंभीरता तो नहीं दिखाते। संवेदनशील नजर आते नहीं नहीं आते हैं। कितने अफसोस की बात है, इनके पिता शहीद हो गए देश के लिए, बस्तर के लिए, बस्तर में शांति की बहाली के लिए, और अब उनकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। ऐसे में आप समझिएगा कि कैसे हालात हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, और कितनी असंवेदनशीलता अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारे साथ कई साथी और हैं। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं एक बीजापुर जिले के गांव की क्या बोलते हैं, मैं पिनकोटा गांव की हूँ। मेरे पति को 2010 में नक्सली ने मतलब पुलिस मुखबिर करके घर में ऐसी मैं बैठी थी, ऐसी बच्चा लेके बैठे थे, तो घर में ऐसी मार दिए, तो ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं कई बार यहाँ ज़िले में आके देख रही हूँ, जा रही हूँ, ये कमी है, मतलब वारिसाना बनाओ, ये कागज़ बनाओ, सब कागज़ बना ली, पूरा बन गया है। मेरा 4 बेटी है, चारों बेटी लोग हैं, और कोई नहीं हमारे घर में, ना बेटा है, ना देवर है, ना दादा है, ना दादी है, ना कोई नहीं। मैं अकेली हूँ, मेरे 4 बेटी है। इतनी परेशानी होता है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी होता है हम लोग को। अभी भी ना पैसा है, ना कहीं घर है, ना कुछ नहीं है हम लोग क्या। बहुत परेशानी से पालती हूँ मैं अपने बच्चे लोगों को, इतने साल से काटते आ रही हूँ मैं। तो अभी तो कहने के तहत पर तो 4-5 बार तो ऐसी मैं रायपुर भी जाके आ गई हूँ, वहाँ पर एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ सर। रायपुर में? रायपुर में किसको दिए हैं? मैं गई थी ना सर, सब लोग गए थे, हम लोग सब गए थे। किसको दिए थे? वहाँ ऑफिस में सबको जमा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से होगा तब ना, यहाँ भेज देंगे बोलते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है सर। कई बार जाके आ चुकी हूँ मैं। बेटियों की परवरिश कैसे कर रहे हैं? क्या करूँ सर, यहाँ कुली वहाँ बुद्धि करके तो पाल रही हूँ, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है ना। जो तरीका से बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उस तरीका से पढ़ाई नहीं हो रही। पति क्या करते थे? कुछ नहीं सर, ऐसी बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं सर। इतनी परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। जी बिल्कुल, आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं जी हम। सर जी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जी, आपकी जी। आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं, जी सर। उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएं जिनके कंधे पे जो है आप जी। जैसे निराश्रित लोगों को जो है ना सहारा वृद्धापेंशन दे। पैसा नहीं मिलता है ना सर, कुछ मिलता नहीं है। जितना पैसा मिलना चाहिए था, जो मतलब सरकार की जो योजना था वो भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। ना जाते हैं हमारे विधायक के पास जाते तो बोलते हैं जब मीटिंग होगी तो बताएंगे, उसमें चुनेंगे किसको देना किसको नहीं देना, ये बात आती है। हम कहाँ जाएं सर, कहाँ पर जाएंगे? कुछ स्कूली बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, देखिए बहुत कच्ची उम्र है। बेटा क्या नाम है आपका? सिपा का मंडावी। सिपा का मंडावी। अच्छा, क्या हुआ था बेटा आपके साथ में? भैया शहीद हो गए रानी बदली खाली में। भैया शहीद हो गए 2015 में? जी। अच्छा, घर पे कौन कौन रहते हैं? भैया में 2 ही लोग रहे। 2 ही लोग थे आपके? जी। मम्मी पापा बेटा? नहीं है। सॉरी बेटा, आप अकेले रहते हैं? आप भैया नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं। आप अकेले रहते हैं बेटा? भैया पे रहते हैं। अच्छा, एक भैया हैं आपके? जी। सॉरी बेटा। तो मम्मी पापा कैसे एक्सपायर हुए बेटा? पापा नहीं पता सर, मैं बहुत छोटी थी तब से खत्म हो गए। जब मम्मी मैं 12वीं क्लास में थी तब खत्म हो गए। भैया तो 2007 में शहीद हो गए। अच्छा, 2007 में। रानी बदली कांड में। क्या थे, एसपीओ थे भैया? जी। अच्छा, तो आपके साथ अभी कौन रहते हैं? भैया रहते हैं। एक भैया हैं, क्या जी। करते हैं भैया? भैया कुछ नहीं करते हैं, खेती बाड़ी। कहाँ पे रहते हैं आप? केतुलनार में। केतुलनार में? जी। अच्छा,
अभी आप 12th पास आउट कर लिए हैं? इस बार मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ सर। अच्छा, BSc फाइनल ईयर में हैं। जी और कब से आप ये दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं बेटा? सर, पहले से यहाँ स्कॉलरशिप भी पढ़ाई वढ़ाई के लिए मिलता था, तो घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो इस बार में मेरे को कुछ जानकारी नहीं था। इसी बार मतलब संगीता मंडा भी दीदी है, वही मेरे को बताई कैसे से फॉर्म भरना है, तुम लोग के लिए स्कॉलरशिप मिलता है ऐसा वैसा। तो मैं इस तो बार आप कितने सालों से चक्कर काट रहे हैं बेटा सर मैं अधिकारियों से? सर किसी का नहीं गए सर, मतलब तो जानकारी नहीं था मेरे को। अच्छा, इस साल जानकारी मिली जी आपको? संगीता तो ये दीदी के पहली बार आ माध्यम रहे हैं? से। जी पहले, इससे पहले कलेक्टर में रेस्क्यू ऑफिस में भरी हूँ सर, नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र के लिए, वो सब नहीं बनाए थे घर में, जी। तो वो सब के लिए कटा दी अब थी। बन गया? जी बन गया है नक्सली पीड़ित प्रमाण पत्र। ओके, कुछ लगे तो बिल्कुल बताइए। हमारी पूरी कोशिश है कि बेटा कि आपकी आवाज़ जो है हम सर हम लोग को पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी बहुत दिक्कत जाता भी, घर में मम्मी पापा भी नहीं है, और हम लोग वहाँ नक्सल एरिया है, मतलब अभी घर में भी मैं दूसरे क्या रहे पढ़ती हूँ सर बचपन से, मतलब एक मैम है वही मेरे को रख पड़ा है, मतलब बहुत दिक्कत जाती है पढ़ाई वढ़ाई भी करने के लिए। बिल्कुल आप इनके दर्द को समझ सकते हैं। बच्ची के आए हुए आँख में जो आंसू हैं, वो चलकते हुए आंसू काफ़ी कुछ कह रहे हैं। कुछ देर पहले अम्मा अपनी आप बीती बताते हुए रो रही थीं। इस तरह के हालात हैं, ये सभी अपनों को खो दिए हैं नक्सल हिंसा में। अब सरकार को चाहिए कि इनके ज़ख्म पर नौकरी का मरहम लगाए, ताकि ये अपनी आजीविका चला सकें, ज़िंदगी निर्बाध रूप से निर्वहन कर सकें। इस तरह की परिस्थितियां हैं, इस तरह के हालात हैं। हम इन्हीं लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तर जंक्शन हमेशा ये कोशिश करेगा कि ऐसे लोगों की आवाज़ बने, इन लोगों की आवाज़ सरकारों तक पहुंचाएं, जिम्मेदारों तक पहुंचाएं, और इनकी समस्या का समाधान के लिए हम एक सेतु का काम करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको बस्तर जंक्शन की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बस्तर जंक्शन के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।